देखिए, संस्कृत क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके वर्णमाला संस्कृत की पढ़ाई दी थी हमने। उसके बाद प्रत्याहार भी बता दिए थे, वर्णों के उच्चारण स्थान भी बता दिए थे। आज हम एक नए प्रकरण के साथ जुड़ते हैं आपसे। आज हमारा प्रकरण है संधि प्रकरण। बोर्ड पे लिख ही दिया है हमने। तो संधि संधि का सबसे पहले मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़, परस्पर संबंध बनाना। तो संधि का अर्थ तो आपको पता लग ही गया कि दो, अब ये संधि होती कहाँ है? जब दो परस्पर वर्ण, वर्णमाला आप पढ़ ही चुके हैं, वर्ण आपको पता ही है कौन कौन से हैं। आ से लेकर क्या तक के जो भी वर्ण हैं, ये सारे के सारे वर्ण। अब हिंदी और संस्कृत दोनों में संधियाँ लगभग समान हैं। उदाहरण भले ही अलग हो, नियम यही हैं, बस फ़र्क इतना सा है। हिंदी संस्कृत में इन्हें सूत्रों के हिसाब से हम चालू करते हैं, सूत्रों के हिसाब से लेते हैं, और हिंदी में उन्हीं सूत्र को संस्कृत में ना लिख के उनके केवल नियम लिख देते हैं। तो नियम हम, अब ये जो संधि हम पढ़ाएंगे, ये संधि आपका दोनों में कॉमन रहेगा, हिंदी और संस्कृत दोनों में कॉमन रहेगा। आप अगर इधर से सूत्र आप याद करते हैं तो ठीक, नहीं भी याद करते तो उसका नियम याद कर लीजिए। संधि तो आपकी संस्कृत, वहाँ आपको सूत्र अगर पूछेगा तो जिस तरह से पूछेगा वही बता देंगे, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन संधि के उदाहरण अगर पूछता है तो वो हिंदी और संस्कृत लगभग सेम ही रहते हैं। तो देखिए, संधि का मतलब होता है मेल, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। थोड़ा सा बस इतना ही ध्यान रखना, संधि क्या है? वर्णों का मेल, वर्णों का मेल, यानी इधर से भी वर्ण हो, इधर से भी वर्ण हो, और दोनों आपस में जुड़ के एक नया शब्द बना ले, तो वो आपका संधि हो जाती है। नया वर्ण वर्ण जब दोनों मिलते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को ही हम संधि कहते हैं। आप इसकी परिभाषा किसी भी तरह लिख लीजिए। मेन क्या है? परिभाषा नहीं है, परिभाषा आपको वहाँ नहीं पूछेंगे, और अगर पूछते भी हैं तो ऐसे पूछ लेंगे कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए संधि कहते हैं। तो देखिए, इस मेल को या इस तरह से पूछ सकते हैं कि दो वर्णों के, इसकी परिभाषा अगर हम सही शब्दों में देखें तो होगी दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ये संधियां इस परिवर्तन के हिसाब से तीन प्रकार की हो जाती हैं। संधि के अगर हम प्रकार देखें तो हमारे हो जाते हैं तीन प्रकार। एक हो जाती है आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार की संधि हो जाती है। तो देखिए, जहां पर स्वर से स्वर का मेल होगा, या इसका स्वर संधि का मतलब स्वर से स्वर का मेल। व्यंजन संधि का मतलब व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल। इसमें ये नहीं जरूरी कि व्यंजन के बाद व्यंजन ही आए। यहाँ क्या है? आपका व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, आपका व्यंजन संधि होगी यहाँ, लेकिन स्वर के बाद स्वर ही आएगा। लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं कि व्यंजन के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद व्यंजन भी हो सकता है, तब भी स्वर व्यंजन संधि होगी। व्यंजन के बाद अगर स्वर का मेल हो रहा है तब भी व्यंजन संधि ही होगी। यहाँ आपका विसर्ग का किसी भी वर्ण से मेल, किसी वर्ण से मतलब स्वर या व्यंजन से मेल। अगर विसर्ग है आगे और आगे से कोई स्वर या व्यंजन है तो आपकी व्यंजन संधि होती है, ओ सॉरी, विसर्ग संधि होती है। इसका उदाहरण एक देख लें स्वर संधि का। तो देखिए, जैसे आपका ये आपका है विद्या प्लस आलय, ये हो जाएगा विद्यालय। अब यहाँ देखिए, यहाँ आ था, यहाँ से भी आ था, दोनों तरफ ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और दोनों का स्वर मिलके ये एक आ हो गया, दीर्घ आ हो गया। इसके बाद इसे देखिए आप, वाक प्लस ईशा, ये अगर आप इसे मिला देंगे तो बन जाएगा आपका बा गीशा। देखिए,
कैसे बन रहे हैं, इनके नियम क्या हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी विस्तार से जब एक एक संधि को लेके चलेंगे तब बताएंगे। अभी बस आप ये देख लीजिए, यहाँ से आपका व्यंजन था, यहाँ से आपका स्वर था, और दोनों को जब मिलाया तो काका गा बन गया। काका गा बना तो गा में अब बड़ी की मात्रा जब जोड़ेंगे तो बागीचा बन गया। यहाँ देख लीजिए आपका नमः प्लस ते, तो ये बन जाता है आपका नमस्ते। अब यहाँ देखिए, इधर से विसर्ग थी, इधर से आपका व्यंजन था, तो कुछ भी कुछ भी हो इसी तरह आपका हो जाएगा। अब सबसे पहले एक एक चीज़ को लेके चलते हैं हम। सबसे पहले हम स्वर संधि लेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि लेंगे, उसके बाद विसर्ग संधि लेंगे। लंबा प्रकरण है और हिंदी और संस्कृत दोनों में मिला के आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलने हैं। दोनों में मिला के 4 से 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, कम से कम आने हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि, संस्कृत में इसे हम अच संधि भी कहते हैं। कौन सी? अच। अच हमने आपको प्रत्याहार जब बताया था अच के अंतर्गत समस्त प्रत्याहार आते हैं, तो अच को हम स्वर कहते हैं। स्वर कह लो, अच कह लो, एक ही बात होती है, तो अच संधि भी कहते हैं। आ से लेकर चा तक अच संधि। तो यहाँ इसका मतलब परिभाषा अभी हमने आपको बता दी, स्वर से स्वर का मेल। चाहे तो लिख भी दीजिए, स्वर से स्वर का मेल। हम परिभाषा भाषा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाषा आपको लिखना नहीं है। हम आपको लिखाएं लंबी करके खूब के, जहाँ पर आगे से स्वर हो, पूर्व या पर स्वर रहता हो, उसके बाद दोनों का आपस में मेल होता हो, तब उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है जहाँ पर स्वर के बाद स्वर आएगा तो स्वर संधि होगी, क्योंकि आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, ना कि कोई आपको थ्योरिकल कोई एग्ज़ाम देना है जिसमें हमें स्वर संधि की परिभाषा लिखनी, उसके उदाहरण देने हैं, उसके प्रकार लिखने, ये सब चीज़ नहीं देखनी है। तो हमें केवल समझना है, छोटे से, चाहे अब समझने के लिए हमें अगर 2 शब्दों से समझ में आ रहा तो हमें बहुत ज़्यादा शब्द लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्वर संधि का मतलब क्या हो गया? ये स्वर संधि, इसी को अच संधि भी कहते हैं, और इसका मतलब हुआ कि स्वर से स्वर का मेल, यानी जहाँ पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो और दोनों आपस में मिल जाएं, तो वहाँ आपका स्वर संधि होती है। तो ये तो स्वर संधि हो गई। अब इसके प्रकार देख लीजिए। तो प्रकार, इसके सबसे पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, देखिए दीर्घ स्वर संधि। इसका अगर हम देखें, हमारा सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घः, ये इसका सूत्र होता है। इसी से हम परिभाषा निकालेंगे। अभी आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, हम छोटा सा लिख भी दे रहे हैं। यहाँ हमने आपको माहेश्वर सूत्र बताए थे, तो अ ई उ ण, देखिए इसके बाद दूसरा क्या आता था? री, ली और का। बस 2 ही हैं। ये शुरू के 2 माहेश्वर सूत्र आपको ध्यान होंगे। पिछली क्लास अगर देखी होगी, नहीं देखी तो आप देखिए, फिर से देखिए। अयोण ऋलक, तो आप देखिए अक प्रत्याहार ये है, अक है, ये अकहा का मतलब अक। इस अकहा का मतलब क्या हुआ? अक। यहाँ हम लिख दे रहे हैं अक। अब अक, अक का मतलब क्या हुआ? हमने आपको पहले ही बताया था, ये इत संज्ञक होता है, इसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो आ से लेकर का तक अक हो गया। अब आ से लेकर का तक हम क्या क्या लिखेंगे? आ, ई, उ, और आप देखिए इस णा को छोड़ देंगे क्योंकि ये इत संज्ञक है, तो आपका ये हो गया री और ली। का को भी छोड़ देंगे, वो भी इत संज्ञक है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आपका आ, ई, उ, ऋ, ली इतने वर्ण आते हैं। तो देखिए क्या लिखा? अकह। अकह का मतलब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, यानी आ, ई, उ, ऋ, लिर। इनके बाद यदि सवर्ण, सवर्णे मतलब सवर्ण, यदि इनके समान वर्ण, इनके समान का मतलब देखिए, अब यहाँ ऐसा है,
कि यहाँ ह्रस्व लिखा है, ये सारे ह्रस्व में ही लिखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे ह्रस्व आए या दीर्घ आए, ह्रस्व का मतलब छोटा या बड़ा, तो चाहे छोटा आ आए या छोटे, ये वर्ण जितने भी हैं छोटे आए या बड़े आए, उनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। अगर अब देखिए है क्या, आ के बाद अगर आ आएगा तब भी दीर्घ, आ के बाद ह्रस्व, आ के बाद ह्रस्व आएगा तब भी दीर्घ। तो देखिए अब हम इसके उदाहरण देख लें, आपकी समझ में परिभाषा लिख दे रहे हैं पहले हम। यदि यदि अक, अक का मतलब आ ई रू री री के बाद कोई सवर्ण आए, सवर्ण का मतलब समान वर्ण आए, तो इनका, इन्हीं वर्णों का दीर्घ हो जाता है। हो जाता है, ये तो सूत्र के हिसाब से परिभाषा निकाल दी हमने। वैसे आप सरल में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, यदि ह्रस्व आ, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री री, री देखो दीर्घ नहीं होता, लेकिन चूंकि इसमें आ रहा तो लिख दे रहे हैं, के बाद कोई समान वर्ण आए, समान वर्ण आए, समान वर्ण का मतलब इनके समान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो दीर्घ हो जाता है। परिभाषा में कुछ नहीं लिख रखा है, बस आपको केवल समझना है, दीर्घ हो जाता है। देखिए आ ई उ री, वैसे आपको हिंदी में इन तीन के ही उदाहरण देखने को मिलते हैं, आ ई उ के। री और लिरी ये दो जो हैं संस्कृत में इनके उदाहरण देखने को मिलते हैं, हालांकि हिंदी में भी इसका उदाहरण पूछा जा सकता है, लेकिन हिंदी में केवल आ ई उ के ही आपको उदाहरण ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो अब हम पूरा, चूंकि यहाँ संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो हम पूरी ही बात पढ़ेंगे और इन सबके हम उदाहरण भी, आपको लिरी का भी उदाहरण हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि लिरी का उदाहरण नहीं बताएंगे। लेकिन अब चूंकि देखिए अब एक चीज़ है, लिरी का उदाहरण कोई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे हम हटा देंगे। हटा क्यों देंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं ली कभी भी दीर्घ नहीं होता, तो जब ली दीर्घ नहीं होता तो इसे हम हटा देंगे। तो यदि आ ई उ री के बाद अगर कोई भी दीर्घ वर्ण आए, इसे हमने हटा दिया इसे, ठीक है। हालांकि अब जैसे यहाँ तक इसे हटाने के लिए यहाँ से कोई प्रत्याहार नहीं बनता, इसलिए इसे यहाँ से यहाँ जोड़ा गया है, री को लिया गया। री हालांकि ह्रस्व होता है, दीर्घ कभी नहीं होता, क्योंकि जब हम आपको पहले ही बता चुके पिछली क्लास में कि ये दीर्घ होता ही नहीं है, तो जब दीर्घ नहीं होगा तो उसे हम हटा देंगे। चलिए अब बात करते हैं हम। तो लिरी आपको पता है क्यों हटाया हमने, लिखा भी था हमने लिरी और हटाया भी है। लिरी लिखा क्यों था, क्योंकि अक के अंतर्गत आपका लिरी आता है, ठीक है। हटाया क्यों है, हटाया इसलिए है क्योंकि लिरी कभी भी दीर्घ नहीं होता, जब दीर्घ नहीं होता तो संधि में भी दीर्घ नहीं होगा। अब हम इस परिभाषा को थोड़ा सा मिटा के और उदाहरण आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लें आ प्लस आ का उदाहरण। ये अगर आएगा तो ये दीर्घ आ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पूर्व प्लस अनुमानः। देखिए संस्कृत में कर रहे हैं तो इसलिए विसर्ग लग जा रही है, हिंदी में यही पूर्व अनुमान हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगी। देखिए कैसे इसमें आ और आ, ये देखिए ये यहाँ वा है, इस वा से अगर हम आ निकाल लें तो ये इस तरह से बचेगा, पूर्व प्लस आ। सारे व्यंजन, जैसे कि एक चीज़ है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जा सकता, तो वही चीज़ यहाँ है, हर व्यंजन में एक स्वर विद्यमान रहता है। तो यहाँ भी आ था और यहाँ से आ निकाल लिया हमने। अब यहाँ से क्या बचा, ये नुमाना। हमने क्या बताया, आ प्लस आ, ये आपका आ हो जाएगा। तो देखिए ये आपका, देखिए आ और आ मिलके क्या हो गया, आ, दीर्घ आ। तो यहाँ से पूर्व प्लस आ प्लस नुमाना, इस तरह से। अब ये आ इसमें मिला देंगे हम, तो ये बन जाएगा आपका पूर्वानुमानः। ये आपका
उदाहरण सिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपका हो गया पहला काखंड। इसके बाद देखिए खाखंड। खाखंड में हम क्या लेंगे, आ प्लस आ बराबर आ। सबके अलग अलग लेंगे हम। विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए यहाँ से विद्या है, द्या में से हमने आ निकाल दिया, तो इस तरह से इसमें हलंत लग जाएगा। किसी भी व्यंजन से अगर हम आ निकालें या स्वर कोई भी निकाल लें वो हलंत में रह जाता है। यहाँ से आपका क्या है, आ तो है ही, अर्थी ऐसे लिख दिया हमने। इस आ और आ को जब हम जोड़ेंगे तो ये इसके हिसाब से ये हो जाएगा, ये हमने रख दिया, ये आपका हो गया विद्य। अब देखिए इस अब स्वर किसी में तभी मिल सकता है, किसी व्यंजन में, जब वो व्यंजन हलंत वाला हो। तो यहाँ हलंत वाला व्यंजन है, इसमें मिला देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका विद्यार्थी। ये हो गया आपका। अब देखिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा, यहाँ आ ह्रस्व ले लिया और इधर से दीर्घ आ ले लिया। होना तब भी आ ही है। नियम आपका तब भी आ का ही है, चाहे पहले ह्रस्व हो या बाद में ह्रस्व हो। तो यहाँ देखिए हिम प्लस आलया। तो देखिए यहाँ माँ में आ है, माँ से आ हमने निकाल दिया और यहाँ से आपका आ निकाल लिया, तो ये आ और आ मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। तो ये आपका हो गया हिम आ लया। अब इन्हें मिला दो, ये देखिए इसमें मिला देंगे हम, क्योंकि यहाँ हलंत है, तो हिमा आ है, आ का डंडा लग जाएगा, लया हिमालया सिद्ध हो गया। ये आपका एक शब्द और हम बता दे रहे हैं आपको, आ प्लस आ, दीर्घ दीर्घ वाला बराबर आ। तो देखिए यहाँ आपका हो जाएगा विद्या प्लस आलया। विद्य, यहाँ भी वही है, आ निकाला, यहाँ से आ निकाला, लया। तो देखिए ये आ मिलके भी आपका आ ही होगा, तो ये आपका हो गया विद्य आ लया। और जब इन्हें मिला दोगे तो हो जाएगा विद्या लया। तो देखिए ये यहाँ से विद्यालय सिद्ध हो गया। तो कहने का तात्पर्य, चाहे छोटा छोटा हो तब भी बड़ा आ जाएगा, बड़ा छोटा हो तब भी बड़ा, छोटा बड़ा हो तब भी बड़ा, बड़ा बड़ा हो तब भी बड़ा। यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद यदि आ आए, नियम क्या है, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद यदि आ आए, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो ये हमने चारों के अलग अलग उदाहरण लेके समझा दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसे नोट कर लेना, चारों उदाहरण अलग अलग नोट कर लेना। अब देखिए हम बात करेंगे ई वाले उदाहरणों की। ये तो हमारे आ के हो गए। अब ह्रस्व ई के बाद देखिए सबसे पहले काखंड, मुनि प्लस इंद्र। पहले हम उदाहरण की जगह हम ये लिख लें। देखिए यदि आपकी ई के बाद ई आए तब क्या हो जाएगी, दीर्घ ई। इसका उदाहरण देखिए आपका मुनि प्लस इंद्रा। यहाँ देखिए ना से हमने ई निकाल दी, ह्रस्व ई है निकाल दी, ना आपका हलंत रह जाएगा। हमने बताया किसी भी व्यंजन से अगर हम स्वर निकाल देंगे, जहाँ केवल व्यंजन लिखा होता है, जैसे ये का लिखा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें का प्लस आ तो है ही है। अगर की लिखा है तो इसका मतलब क्या है, का प्लस ई। तो ये हमने निकाल दी, यहाँ से ई निकाल ली। अब देखिए ये ई और ई मिलके हो जाएगी दीर्घ ई, तो ये हो जाएगा आपका मुन ई इंद्रा। अब इस ई को नाम में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा मुनीन्द्रा। ये आपका हो गया। इसका दूसरा देख लीजिए खाखंड, ई प्लस ई बराबर
ई, यानी यदि ह्रस्व के बाद दीर्घ ई आएगी तब भी आपका ई ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका उदाहरण ले रहे हैं हम, कपि प्लस ईशा। तो देखिए अब यहाँ का और पा से हमने क्या निकाल दी, ई, यहाँ से हमने निकाल ली ई। तो इन ई और ई को जब हम मिलाएंगे तो हमारी दीर्घ ई बन जाएगी। तो ये हमारा हो गया कप ई शाह। अब इसे इसमें मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कपी शाह। तो ये आपका एक हो गया। देखिए अब अगला, अब देखिए आपका दीर्घ ई के बाद यदि ह्रस्व ई आए तब भी आपकी ई ही होगी, दीर्घ ही होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका, देखिए अब यहाँ हम लिख रहे हैं सती प्लस इंद्रः, सत ई इंद्रः। अब देखिए इन ई और ई को हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा सत ई इंद्रः। अब देखिए इसे इसमें मिला देंगे हम तो सती इंद्रः, ऐसे लिख दीजिए, बन गया सतीन्द्रः। इसके बाद आपका घाखंड, अब देख लीजिए चौथा कौन सी आएगी, दीर्घ ई के बाद यदि दीर्घ ई आए तब भी क्या बन जाएगी आपकी दीर्घ ई। जैसे श्री प्लस ईशः, श्रा से हमने ई निकाल दी, यहाँ से हमने ई निकाल ली, शा ऐसे ही लिख दिया। इन ई और ई को मिलाएंगे तब भी आपका दीर्घ ही होगा। तो श्रा प्लस ई प्लस शाह। अब इसे इसमें मिला देंगे सीधे हम श्रा में, तो श्री और शाह, ऐसे श्री शाह, ये सिद्ध हो गया आपका। देखिए चार उदाहरण। इसी तरह आपका कपीश है, मुनीश है, ठीक है, मुनि प्लस ईश, इसी तरह हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये आपका हो गया। अब ई वाली बात ख़त्म हो गई। अब हम ऊ का ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ऊ की। तो सबसे पहले काखंड ऊ प्लस ऊ, यानी ह्रस्व आए तब भी आपका हो जाएगा दीर्घ। तो यहाँ इसका उदाहरण देखिए, तो अभी ऊ आए तब भी ऊ हो जाएगा, चलो लिख ही ले रहे हैं। का के बाद देखिए आपका खाखंड आएगा। आपका खाखंड में आपका यदि दीर्घ के बाद ह्रस्व आए तब भी आपका दीर्घ ऊ हो जाएगा। यदि ह्रस्व के बाद दीर्घ आए तब भी आपका दीर्घ ही होगा। और यदि दीर्घ के बाद दीर्घ आए तब भी आपका दीर्घ ऊ ही होगा। तो देखिए यहाँ भानु प्लस उदयः, भान ऊ और उदयः, ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा ऊ। तो भान ऊ दयः। अब इसे इसमें मिला देंगे क्योंकि यहाँ देखिए स्वर आप व्यंजन आपका खाली है, इस पर स्वर नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका भानु दया। ये आपका सिद्ध हो गया। उसके बाद देखिए अगला है आपका बधु प्लस उत्सवः। देखिए यहाँ ऊ है और ये ऊ है, इन दोनों को जब हम देखेंगे तो बधु, बध प्लस ऊ यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ से ऊ निकालेंगे सवाहा। अब देखिए वध
और इन दोनों को हमने बताया, इन दोनों को जब मिलाएंगे तब भी आपका दीर्घ ऊ ही बनेगा। तो बाकी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए पार्ट। इसे इसमें सीधे मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा वधूत सवाहा। ये आपका ऊ प्लस उ मिलके ऊ हो गया। अब यहाँ देखिए लघु, यहाँ छोटा ऊ पहले, लघु प्लस ऊर्मी, यानी ह्रस्व के बाद दीर्घ। अब देखिए यहाँ से लघु से ऊ निकाल लेंगे हम। यहाँ से ऊ आपका स्पष्ट है ही, कोई दिक्कत नहीं हो तो दिख ही रहा। यहाँ नहीं दिखता तो यहाँ से मात्रा लगी होती निकाल लेते हैं। अब देखिए ये ऊ और ऊ मिलाएंगे तब भी आपका दीर्घ ही बनेगा। अब ये हमारा देखिए दीर्घ बन गया। अब इन्हें हम मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब इसे इसमें मिला देंगे सीधे, इसे इसमें मात्रा लगा देंगे और ये बन जाएगा लघूर्मी, लघूर्मी। उसके बाद देखिए ये आपका दीर्घ दीर्घ हो गया। अब यहाँ देखिए चमू प्लस ऊर्जा, ऊर्जा, चा माँ से दीर्घ ऊ निकाला, यहाँ से भी दीर्घ ऊ निकाला और ये ऐसे ही लिख दिया हमने। इन दोनों को मिलाएंगे हम तो ये दीर्घ ऊ ही रहेगा। चम ऊ जा। अब इसे इसमें सीधे मिला देंगे हम तो ये हो जाएगा आपका चमूरजा। ये दीर्घ वाला हो गया। तो ये सिद्ध हुआ आपका, ये हुआ। देखना क्या है, बस यही चीज़ तो देखनी। तो याद ये ह्रस्व के बाद ह्रस्व आएगा तब भी दीर्घ, दीर्घ के बाद ह्रस्व आएगा तब भी दीर्घ, ह्रस्व के बाद दीर्घ आएगा तब भी दीर्घ, दीर्घ के बाद दीर्घ आएगा तब भी दीर्घ। आ ई उ, इन तीनों के उदाहरण हो गए। अब हम आपको उदाहरण बताएंगे ऋर का। ऋर में देखिए ऋर तो दीर्घ, अब आप कहेंगे ऋर दीर्घ होती नहीं है, तो हिंदी में ऋर दीर्घ नहीं होती है, लेकिन आपकी संस्कृत में ऋर दीर्घ भी होती है। हालांकि इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपका संस्कृत पढ़ रहे हैं तो पता है, आपका पूछा तो जा सकता है। तो देखिए इसके एक दो उदाहरण बस बता दे रहे हैं। ऐसे ही देखिए मातृ प्लस ऋण। अब देखिए मातृ में ता में क्या लगा है, ऋर है, तो जब ता से ऋर निकालेंगे ता हमारा हलंत रह जाएगा। यहाँ से ऋर है ही हमारा स्पष्ट और अड़ा ऐसे ही लिख देंगे। ऋर और ऋर मिला के देखिए दीर्घ ऋर, इसमें आपका डबल घुंडी लग जाती है, ये जो आपका है डबल लग जाएगी, इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें ये लगा देंगे तो देखिए मातृ, अब इसमें दो लगाएंगे अड़ा। ठीक, इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए। इसी तरह पितृ प्लस ऋणा बराबर पितृणा बन जाएगा। होत्री प्लस ऋरकारा। यहाँ से देखिए हा हो ता से हमने ऋर निकाल दिया अलग, होत प्लस ऋर कर दिया और ऋर यहाँ से भी निकाल ली और कारा, तो ये दोनों मिलके आपका दीर्घ ऋर हो जाएगा। होत ऋर और कारा। ठीक है, तो अब मिला देंगे हम इसे, इसमें मिला देंगे तो ये आपका डबल ऋर हो गया, होत्र कारा। तो ये आपका देखिए ऋर के उदाहरण हो गए। उससे पहले, हालांकि इससे तो बहुत कम पूछते हैं, अधिकतर किससे पूछते हैं, जो इससे पहले हमने तीनों बताए थे। हमारी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि का भी एक भेद हुआ है, दीर्घ स्वर संधि हमारी समाप्त हुई। इसके और भी उदाहरण हैं। अब देखिए उदाहरण देखने का तरीका क्या है, उदाहरण आप देखिए, आप जो भी हिंदी या संस्कृत में पढ़ते हैं उनमें देखिए कौन सी संधि निकल रही है, कौन शब्द जो मिले हुए हैं उनमें वाकई में टूट रहे नहीं टूट रहे। जितना तोड़ तोड़ के आप देखोगे उतने आपको संधि समझ में आएगी। संधि का मतलब ही यही है कि आप जो है शब्दों को मिलाकर लिख देना। अब शब्द को मिलाएंगे जब तो उसमें कुछ ना कुछ विकार होता है, तो वही विकार ये संधि कहलाती है। अब इसका एक पार्ट अभी हुआ है, स्वर संधि का एक पार्ट हुआ है। आज के लिए हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और इसमें से अगर किसी को भी कुछ भी समझ में ना आता हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। अगली क्लास में हम आपका इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर देंगे। धन्यवाद।